वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर 2024 का पेपर अपने लाइफ साइंस वाले बच्चों का। तो आई होप आप सभी लोग 2023 का देखकर जरूर यहाँ पर अपनी तशरीह को लेकर आएंगे और आपको मजा आएगा। तो जैसा कि उसी में बताया था कि यहाँ पर भी सेम तरीके से ही सेम पैटर्न पर करेंगे। पहले बॉन्डिंग के सारे सवाल करेंगे, फिर बाद में आपके एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम वाले के करेंगे। जैसा कि वही आपका जो मैंने बताया था कि नोट्स वगैरह से जहां से भी मुझे मिल सका आंसर प्रॉपरली। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो आंसर एकदम सही होगा, तो आप लोग प्लीज उसको थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा। बट हाँ, लिया है कि कभी कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला मैंने यहाँ पे समझ लिया आप काम करा है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ वढ़ लीजिएगा, कुछ क्या पता आपके काम आ जाए। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको रीड कर लीजिएगा। हाँ, बॉन्डिंग में कोई कमी पेशी नहीं छोड़िए, जैसा कि मैंने बताया था। तो आपका यूनिट जो है वो पूरा यूनिट की 4 वीडियो भी इंडिविजुअली भी बना रखी है यार, के उसमें जो है बहुत डेप्थ में सवाल करे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इन लेक्चर्स में भी मैंने वहीं की स्लाइड्स उठाई हैं जो मैंने वहीं पर अपने हाथों से पेन से सॉल्व करते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली मैं स्लाइड लिया क्योंकि ऑब्वियसली एक बार सिखा चुका, तो इसी वजह से। तो बाकी जो है आपको जरूर मजा आएगा। वो लेक्चर देखिए, एमओटी है उसमें बहुत डेप्थ में, वीएसीपीआर, फजांस रूल और बॉर्न हेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिन पर सवाल पक्का आता है, मतलब 100% आएगा ही आएगा, वो सारे सवाल डिस्कस है। एंड आई थिंक जो वीडियोस में डिस्कस करेगा है ना सवाल, इन टॉपिक्स में से तो पक्का उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल टकराएगा। मतलब पक्का मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर बॉन्डिंग से कोई सवाल आया, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोई सवाल आया, तो वो मेरे लेक्चर से ही कहीं ना कहीं आएगा। वीएसीपीआर से आया कोई स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही लेक्चर से आएगा। और फजांस रूल से आया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लेक्चर से ही आएगा। और बॉर्न एवर से आया, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही लेक्चर से आएगा। तो इतना मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ बिल्कुल। तो प्लीज वीडियोस को देखिए, डेफ में मजा जरूर आएगा, आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि यार लॉन्ग टर्म पर फोकस करिए, कि आपको जो दुआएं ज्यादा से ज्यादा लेनी है, ताकि आपका लॉन्ग टर्म करियर बढ़ जाओ। आपकी अभी सीजीपीए किसी से ज्यादा आ जाए, किसी की आपसे कम आ जाए, ये चीज बिल्कुल नहीं सोचें यार। आप थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ी सी मेच्योरिटी इस चीज में लाइए कि नहीं, सीजीपीए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती अपनी। मतलब हाँ, ऑब्वियसली फेल होने को नहीं बोल रहा है, हाँ डिसेंट सीजीपीए है। ऐसा ना हो कि दूसरों को आपको बिल्कुल भी कभी नहीं कोशिश करना कि उससे मेरी ज्यादा है, उससे कम है। सीजीपीए की मैटर नहीं करती। सबसे पहले तो जेई नेट का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन है। नहीं, आपकी रिलेटिव सीजीपीए नहीं होती, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं। तो आप अपना देखिए भाई, दूसरों की मदद करिए। दूसरा नंबर ज्यादा लिया तो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, आपको जो है वो एक तरीके से पुण्य मिलेगा। तो उन्हीं चीजों पर फोकस करिए, दुआएं मिलेंगी आपको लॉन्ग टर्म में, आपको कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा। आपको पता अभी नहीं लगेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म में जरूर आपका फायदा होगा। दुआओं से जितना काम होता है वो आई थिंक हार्ड वर्क से भी नहीं हो सकता, जितनी जो है दुआएं आपके काम आती हैं। ठीक है, तो दुआओं को जरूर लेते रहिए, जहां जहां भी मौका मिला मदद करने का करिए। एक मौका आपको मिला है ड्यू परीक्षा को शेयर करके मदद करने का, तो यार उसका भी फायदा उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं उठाएंगे, है ना भाई, सब बच्चे उठाएंगे बिल्कुल। जल्दी से अनऑफिशियल ग्रुप में पहुंचिए, इस लिंक को शेयर करके वापस आइए। आ गए, बहुत बढ़िया। नहीं है, ये कुछ बच्चे हैं जो अभी तक जो स्क्रीन पर लगे हुए हैं, तो उनसे बोल दूं भाई यार करके आ जाओ यार। तो जो लोग आ गए उनको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपको ही जरूर जो है दुआएं लगेंगी, और आप अपने करियर में बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल इस कर्म की वजह से कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। ये मेरी आप सभी के साथ दुआ है, ठीक है। तो फिर बता दिया जो पैटर्न वेटर्न था, तो स्टार्ट करते हैं अपने बॉन्डिंग के क्वेश्चंस के साथ। ड्रॉ द बॉन्ड हेबर साइकिल एंड कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ सीजियम क्लोराइड। 2023 के पेपर में कौन सा आया था, पता नहीं, एनएसीएल आया था शायद, है ना। एनएसीएल हमने सॉल्व करा था। इस बार सीएससीएल आया, हो सकता है आपके फेवर में केएफ आ जाए या एनजीएफ2 आ जाए, जो हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने डिटेल लेक्चर में, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। केमिकल बॉन्डिंग को जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस जहां पर करें। फिलहाल इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं सीएस जो है वो गैस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। सॉरी सर, सीएस सबसे पहले सॉलिड है, बेटा सॉरी सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है सीएस गैस में, ताकि आप आयनाइजेशन करा दें। बिकॉज आयनाइजेशन के लिए यू नीड न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां से यहां पर जो लग रही है उसको हम बोलेंगे डेल्टा सब्लिमेशन। बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस में जो एनर्जी आप देंगे उसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। आयनाइजेशन कराने में जो आप को एनर्जी लगी उसको आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन यू हैव क्या, क्लोरीन गैस। तो आपको जो है एक Cl ही चाहिए, तो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे हाफ Cl के साथ, और आप देखेंगे आपको कितने क्लोरीन एटम चाहिए। सर हमें एक ही क्लोरीन एटम चाहिए। तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर दो एटम्स दे रहा है, तो आधा कितने देगा सर, लॉजिकली एक देगा, अगर हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिकली बात करें। तो वही हम बोलेंगे एक बॉन्ड तोड़ने पर दो क्लोरीन एटम मिल रहे हैं, तो हमें बट चाहिए एक, तो हम बोलेंगे हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव गैसियस, और यहाँ पर भी एक गैसियस एटम है, यहाँ पर तो ये थी गैस। इस प्रोसेस में जो होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा H, Eg इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। देन अल्टीमेटली ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट करेंगे और अपना बना देंगे NaCl, सॉरी NaCl नहीं यार, CSCl।
तो ये आपका फाइनली CaCl जो है वो सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई होगी दैट इज योर लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होती है सर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब आपके गैसियस आयंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। रिलीज क्यों होती है एनर्जी की? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिली तो ऑब्वियसली हमेशा एनर्जी कम हो जाती है। तो ये आपका ड्रॉ गया बॉन्ड हेबर साइकिल। अब आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखी है, देख सकते हैं आप -623। इसको आप इक्वल किसके करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 79.9 प्लस आयनाइजेशन ऐड करिए 374.04 प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखी है 241.84। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, फिर आप ऐड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जिसकी वैल्यू आपको नेगेटिव दे रखी है। फिर आपको ऐड करना है इसमें लैटिस एनर्जी एंड अल्टीमेटली आप सिंपल निकालेंगे। सेम ही आपसे लैटिस एनर्जी पिछली बार भी निकलवाई थी, 2024 में भी निकलवाई और 2025 में हो सकता है निकलवा लें फिर से, डिपेंड करता है बाकी नसीब पर आपके। ये देखिए हमने ये प्रोसेस ये पूरा डिटेल में डिस्कस करा था यहाँ पर अपने लेक्चर में, इसमें जाके आप जरूर देखिएगा तो आपको जो है और डिटेल में समझ में आएगा पूरा बॉर्न हेबर साइकिल। तो ये सवाल हमारा आराम से हो जाएगा, बाकी कैलकुलेटर पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। उस बार जो आया था आपके 2023 में दैट इज He2 क्यों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, H2 क्यों करता है। इस बार Be2 को पूछे क्यों नहीं करता। अब हो सकता है पूछ लें ऐसे ही के Li2 नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई और सा पूछ लें कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है और वो नहीं करता, तो हो सकता है He2 का ही पूछ लें, या ये भी हो सकता है कि H2 नेगेटिव पूछ लें। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं आपसे, और आप सभी को पता है क्या आपका प्रोसेस है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें लगाना है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सर इसका होता है 4 4 और Be2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो भरना जरा शुरू करिए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसका फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 0। 4 - 4 0, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0, कहने का मतलब क्या हुआ? जो एक बेरिलियम एटम है दूसरा बेरिलियम एटम है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नाम की चीज नहीं है। तो अगर बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल कहां से होगा? सो दैट्स व्हाई वी से कि Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। सिंपल सा। ऑक्सीजन की बात करें तो यार यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आई डोंट थिंक आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, 2.5 नंबर का ये सवाल होगा। तो आप डायरेक्टली करिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन सिग्मा 2p2z आ जाता है यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को याद होगा पाई 2p2x और पाई 2p2y आपके आ जाएंगे। यहाँ तक होगा आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन आप अल्टीमेटली भरेंगे पाई स्टार में एक 2px में और एक 2py में, बिकॉज ये आपके डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इनकी एनर्जीज इक्वल होती है। तो आप बोलेंगे कि यार आपकी आंखों के सामने अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यदि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका √8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। और आप क्या बोलेंगे? बोलिएगा कि यार अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑब्वियसली पैरा मैग्नेटिक हो ही गया है। तो पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है। तो ये था आपका एक आसान सा सवाल जो आपके पेपर में आया था, और लगभग लगभग सिमिलर टू आपके 2023 के ट्रेंड पे था। अब हो सकता है आपसे नाइट्रोजन के बारे में पूछ लें, या फिर O2 नेगेटिव या O2 पॉजिटिव, इन सभी के बारे में किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको बोरॉन के बारे में पूछा सकता है, Be2 के बारे में पूछ लें या C2 के बारे में पूछे, तो इन सभी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप उसको तैयार करके जाइएगा। कहाँ मिलेंगे सारे? आई थिंक मैक्सिमम चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं अपने जो डिटेल लेक्चर है, जिसमें सारे PYQ 2023 2024 के अलावा जो पीछे वाले पुराने एग्जाम्स में आए हुए थे। आपका ऐसा था ना एनईपी में, इससे पहले सिलेबस बहुत अलग था कि कभी बॉन्डिंग जो है किसी में सेमेस्टर 1 में था, किसी टाइम में सेमेस्टर 2 में, सच अलग अलग पेपर्स में था। तो उन सभी पेपर्स को एनालाइज किया गया, उन सभी से सवाल निकाले बॉन्डिंग के एक्सक्लूसिवली अलग अलग सेमेस्टर में, जो था बस आपके सिलेबस में था, DU में था। तो बस ये हो सकता है वो पहले सेमेस्टर 2 में हो, कभी सेमेस्टर 3 में हो सकता है, कभी सेमेस्टर 1 में, क्योंकि सिलेबस अलग था, ना मुझे पता ना आपको पता, क्योंकि हम इतने पुराने लोग नहीं, ये तो हम एनईपी वाले लोग हैं, तो हमें इसलिए आइडिया। तो यहाँ पर आपको जो है वो वहां से क्वेश्चन निकालेगा, क्योंकि रिपीटेड तो होंगे, तो एग्जामिनर कहाँ से देखेगा? वही देखेगा यार पहले कभी क्या पूछा था। तो वही सवाल वहां से सारे एक्सट्रैक्ट किए गए, उसकी प्रॉपर डिटेल वीडियोस आपके सामने है। आपको जो है वो बिल्कुल आपको लिंक भी प्लेलिस्ट वगैरह में सब, उसमें प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ यार, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे, तो आप जाके उनको देखिएगा, बढ़िया से ज्यादा शेयर करिएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस, बॉन्डिंग में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। तो आपका जो लगभग अराउंड 67% पेपर जो है वो बॉन्डिंग से ही आता है, तो आप उसमें एकदम जो है वो मास्टरी कर लेंगे। आपका अराउंड 40 नहीं 40 नंबर का पेपर,
हाँ आई थिंक 40 नंबर का पेपर जो है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग से आता है 60 में से, और 20 नंबर का आपका लगभग लगभग इससे आता है दूसरे वाले यूनिट से। तो आप 40 नंबर का एकदम मास्टरी कर लीजिएगा। 40 में से आप समझ लिए 35 नंबर आप आराम से ले आएंगे, आराम से, मतलब बता रहा हूँ, आराम से आप 35 नंबर आराम से ले आएंगे। बाकी थोड़ा बहुत आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके नंबर तो बढ़िया आ जाएंगे ना, फिर भी बढ़िया नंबर आ जाएंगे। 60 में से 50 भी आ गए तो अच्छे नंबर है। हाँ फिर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको, मैं 40 में से 35 बता रहा हूँ, आराम से आ जाएंगे। 5 नंबर आप थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से 40 में से 40 भी आने की कोई ज्यादा मतलब मुश्किल बात नहीं है इस बॉन्डिंग वाले यूनिट में। राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के यहाँ पर पोस्टुलेट्स लिखने हैं। आगे मैं कटआउट लाया हूँ जेडीली का, आप देख सकते हैं उसमें। अभी थोड़ी सी बात करते हैं क्या होती है। तो इसे बोलती है हमारे पास वीबीटी के एटम्स होते हैं, उन जिन एटम्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन एटम्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे किसी एटम जिनके पास अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को अप्रोच करते हैं और वो दोनों लोग मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और क्या करते हैं वो एक्चुअल में स्टेबिलिटी पा लेते हैं, या फिर हम बोलेंगे दे विल अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय डूइंग सो। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी एक और बंदे के पास जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, या ऑब्वियसली एक ऑड इलेक्ट्रॉन या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कहेगा आप जरा बॉन्ड बना दो, वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो अचीव कर लेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है वो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंट खराब है, ये पीडीएफ में से मैंने निकाला है, बाकी जो मैं लाया था लाइब्रेरी से और उसमें तो फाइन लग गया था, ऑनर्स वाले बच्चों को था है। एटम्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंबाइन विद अदर एटम्स व्हिच आल्सो हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे और एटम जो है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पा जाएगा, जिसको फुल शेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बोलेंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बिटवीन दो एटम्स के बीच में, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, एक बॉन्ड को। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए जाएंगे बाय एन एटम, जनरली वो सेम होते हैं जैसे कि जितने उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है वो एटम ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, मतलब ज्यादा मतलब सर, मतलब एक एटम है उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, पर वो 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आई बात, कि यहाँ पर पहले इन्होंने बोला कि बॉन्ड जनरली यूजुअली जो बनते हैं जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड, बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है इनिशियली, बट आप बॉन्ड ज्यादा बना रहे हो। और वो कैसे होता है कि आप जो है वो जो पेड इलेक्ट्रॉन है ना उनको एक्साइट कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी, और जो होता है हमारे पास कार्बन के केस में, CH4 के केस में। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में आप जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा देते हैं, इससे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और आपके नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो ज्यादा बन सकते हैं, एज सिंपल एज दैट ऑफ CH4। शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय प्राइमली द डायरेक्शन ऑफ द in which the orbitals point. Electrons in the valence shell of the original atom which are pair are called as lone pair। तो lone pair हमें पता ही है कि जो ओरिजिनल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, जो अनपेयर्ड नहीं करते हम ना एनर्जी देके ना वैसे, तो उनको हम लोन पेयर बुलाते हैं। इसको आप रीड कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है वो वीबीटी के पोस्टुलेट्स, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और आपका एक बार वीएससी भी आ रहा है, एक बार वीबीटी आया, क्या एमओटी के आ सकते हैं, मुश्किल है क्योंकि एमओटी का सवाल जो है ना वो ज्यादा आता है, बट कोई नहीं, अब मतलब 2 बार थ्योरी कुछ ना कुछ पूछी है तो हो सकता है इस बार भी कुछ ना कुछ सम वॉट पूछ लें। और कोई सी थ्योरी तो नहीं होती ना वैसे, 2 ही होती है ना, वीबीटी वैलेंस बॉल वैलेंस सॉरी वीएसईबीआर और आपकी वो एमओटी। हो सकता है एमओटी का लिखवा लें, वैसे मुश्किल लग रहा है क्योंकि एमओटी का सवाल ही पूछते हैं वो ज्यादातर, बट क्या क्या पता कुछ भी पूछ लें, बट आपको तैयार रहना होगा हर चीज के लिए। इन एचएफ में बताएंगे जैसे भाई हाइड्रोजन के पास सिंगल ऑक्यूपाइड एस ऑर्बिटल है, दैट इज 1s1, वो किससे ओवरलैप करेगा करेगा 2p5 ऑफ किसके, फ्लोरीन के, जिसमें आपका क्या है एक लास्ट जो है वो 2p, आपको पता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, टोटल 6 आ सकते हैं। तो आप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक डब्बा होगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसी से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सेम आपका बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो हाइड्रोजन आते हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके और दोनों एक एक बॉन्ड बना के चले जाते हैं। NH3 में भी ये होता है कि भाई नाइट्रोजन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 सिंगली ऑक्यूपाइड पी ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन आते हैं अपने 1s के साथ और बॉन्ड बना लेते हैं। बट कार्बन में ऐसा नहीं होता, कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो तब भी 4 बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज उसका 2pz जो है वो खाली होता है। 2pz जो है वो खाली होता है, तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, कौन से वाले, 2s वालों को। तो 2s वाले को भी एक्साइट कर देते हैं, वो आ जाता है 2pz में, तो आपकी ये कॉन्फिगरेशन बन जाती है। एंड नाउ कार्बन कैन फॉर 4 सिंगल बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स बिकॉज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सो दैट्स हाउ वी विल डू इन VACPR। आई होप समझ में आया होगा, वीबीटी के पोस्टुलेट आसान थे, लिखने हैं बस अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन स्पाइट ऑफ द सेम हाइब्रिडाइजेशन H2O इज एंगुलर या फिर बेंट वेयर एज NH3 इज पिरामिडल। तो आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दीजिएगा कि H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M प्लस B माइनस C प्लस A, तो वो आपका आराम से नंबर आ जाएगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp3 4, इसकी भी sp3, इसकी भी आपकी sp3 आएगी। आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक,
बट देन यू विल से कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम है तो उससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि भाई ज्योमेट्री सेम नॉट शेप, आपकी जो ज्योमेट्री है वो सेम होती है अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम हो। तो ज्योमेट्री क्या है आपकी, दैट इज, और बताओ, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट इन अमोनिया what is the difference? The difference is that it has two lone pair plus two bond pair, but in ammonia we have one lone pair plus three bond pair। तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ज्यादा है, और जहां लोन पेयर ज्यादा है वहां पर क्या है, लोन पेयर रिपल्जन ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा होगी, यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो है वो रिपल्जन कम होगी। तो अगर रिपल्जन जो है वो हमारी कम है, अगर रिपल्जन सोच के बताइए, अगर रिपल्जन जो है वो हमारी कम है तो उससे क्या होगा सर, अगर रिपल्जन कम है तो बहुत ज्यादा बॉन्ड जो है वो मुड़ेंगे नहीं, इतना ज्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन टाइप नहीं आएगा, आप समझ लीजिए ये बहुत ज्यादा पास पास आएंगे। वेयर यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको खतरनाक तरीके से रिपेल कर रहा है, तो ये जो है पूरा का पूरा बेंट आ गया है। और आप रिलेट कर सकते हैं इसको बॉन्ड एंगल से कि इसका लगभग 104 डिग्री हो जाता है, इसका लगभग 107.5 डिग्री हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर रिपेल कर रहा है बाकी बॉन्ड पेयर्स को, वेयर यहाँ पर दो दो लोन पेयर है जो रिपेल कर रहे हैं बॉन्ड पेयर को। समझ आया, बोलिए ये सुनो। तो आप बताएंगे रिपल्जन ज्यादा तो हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा जो है वो एंगल्स पर आ जाएंगी, आप बोल सकते हैं क्या मोड़ने को क्या बोलते हैं, ज्यादा बेंट हो जाएंगी। हाँ, तो फिर आप बोलेंगे कि दैट्स वाई ये आपका ज्यादा एंगुलर है या फिर इसकी शेप होती है बेंट। और ये चीज जरूर लिखिएगा कि दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, और उधर एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर हैं, ये तीन बॉन्ड पेयर है। क्या है बात सबको समझ में आई सर? देन आपको बताना है यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, आपको पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो है वो कंबाइन करना है एक्सियल एज वेल एज साइडवाइज, तो मतलब पाई और सिग्मा बॉन्डिंग आपको करके दिखानी है इन केस ऑफ क्या बोलते हैं आपका वही, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले मैं पी, अगर मैं मान रहा हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरी पी एक्स है, ये मेरी जेड एक्सिस को मान लिया मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पर एक और पी ऑर्बिटल वो भी ऐसा होगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके। तो यहाँ पे भी तो ये आपस में जैसे ही कंबाइन करेंगे, लाइक लाइक आपस में कंबाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पे बीच में ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और ये पीछे छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ टॉफी लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिमिलरली हमने ये चीज डिस्कस करी थी अपने उसी में लास्ट वाले लेक्चर में हो गया आई थिंक ये, हाँ लास्ट वाला लेक्चर जो था बॉन्डिंग का, उसमें यहाँ पर डिटेल में बात करी थी कि आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस 4 3 4 5 है। यहाँ पे आप सबसे पहले हमने एस और पी जेड को ओवरलैप करा है, तो देखा कि ये हो पाएगा, यस बिल्कुल हो पाएगा। क्या हम बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये बनाया था एस और पी जेड को ओवरलैप करके, ये आता सिग्मा बॉन्डिंग, और ये था आपका क्या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपने बना लिया था जब एस और पीजेड को करा था। देन पीएक्स और पीवाई आपके जो है वो बनाए थे कंस्ट्रक्टिव भी एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव भी। इसमें आप थोड़ा सा परपेंडिकुलर उसको वो कर लीजिए, ये पीएक्स का भी हो सकता है सेम एज वेल एज पीवाई का भी ये सेम ही होगा लगभग, बस इसका थोड़ा सा दोनों वो जो है परपेंडिकुलर कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी आपका जो है। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, पाइप ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आपका ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग वाले में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले से मतलब सेम साइन वाले वेव फंक्शन जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, एडिशन होता है, और आपका इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ जाता है, और ये आपके हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले। तो ये आपके होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग वाले। और आई थिंक आपको वो भी देखना है एक हमारे पास, दैट इज योर साइड वाइज के अलावा एक्सियल वाला। सो दैट इज, ये आपका बॉन्डिंग वाला दिखा दिया, एंटी बॉन्डिंग वाला अभी इसका देखते हैं। सो दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग वाला। तो यहाँ पर ये जो थी आपकी ये एक्सियल ओवरलैपिंग बोलूंगा ना इसको, एक्सियल, हाँ साइड वाइज और एक्सियल। तो ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो गई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकरा है, यहाँ पे जो है वो ये छोटे हो जाते हैं, बिकॉज क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर होती है, तो आपका जो है वो यहाँ पर नेगेटिव वाला बड़ा हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो आपस में कंबाइन करते हैं उनका साइन जो है वो छोटा हो जाता है। सो दैट्स हाउ यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो हमें क्या बताना था, हमें जो मेजरली बात करनी थी, हमें पीपी की करनी थी एक्सियल। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब 2024 में, 24 का ये ना, हाँ 24 में आपका पीपी वाला आ गया। तो पीएक्स पी हो सकता है अब आपसे एस पी एक्स पूछ लें या एस एस की पूछ लें, तो थोड़ा सा वेरिएशन इसी टाइप का वो जनरली पेपर में करते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो बोल दें कि आपसे अब आप बनाओ कि एस एस की दिखाओ करके, वैसे एस एस की तो आसान होती है, या फिर एस पी एक्स या एस पी वाई, या फिर मेजरली हो सकता है इस सवाल में से कोई सवाल आता है आपसे बोल दें कि ये करके दिखाइए, तो उसके लिए आप सभी को तैयार रहना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर
orbital energy level diagram of carbon monoxide, calculates its bond angle and comment on its magnetic behavior. So I think कार्बन मोनोक्साइड इससे पहले NO का था ना कहीं if I am not wrong NO का पूछ चुके, कार्बन मोनोक्साइड का पूछ चुके। सो सकता है इस बार आप मतलब हेट्रो का ना पूछ के किसी होमो डायोटॉमिक का पूछ लें, लाइक N2 वगैरह का, तो उसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि 2 बार लगातार हेट्रो का पूछ लिया, या हो भी सकता है पूछ लें, बट ऐसी एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है साइकोलॉजी समझ के बता रहा हूँ कि जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, कंसेप्ट सेम रखते हैं बट डिफरेंट चीज हल्की सी पूछ लेते हैं। कैलकुलेटेड बॉन्ड एंगल, तो आई डोंट थिंक बॉन्ड एंगल यहाँ पे पूछेंगे क्योंकि उसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना 2 एटम्स के बारे में कभी भी बॉन्ड एंगल। कम से कम आपको जो है 3 एटम चाहिए होते हैं बॉन्ड एंगल के लिए, तो आई थिंक ये बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। कमेंट ऑन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर आपको इसके मैग्नेटिक बिहेवियर पर कमेंट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि बता रखा है कि जब भी हेट्रो एटॉमिक का बनाना हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप H2 का बना रहे हो तो आप दोनों ऑर्बिटल्स को ये रखते हैं। अगर हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s सेम लेवल पर होगा। बट बिकॉज ये क्या है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोडायटॉमिक है, तो आप एक एटम को ऊपर रखोगे, एक एटम को नीचे रखोगे। नीचे किसको रखोगे? जिसकी एनर्जी कम होगी। किसकी एनर्जी कम होती है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपके जो हाइड्रोजन है उसके 1s के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, उसके 1s के कार्बन के ऊपर आएंगे। तो आप समझ लीजिए ये कुछ आपका 1s आ गया। अब ये आपस में कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा सर? एक बनाएगा बॉन्डिंग, एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। सबको पता है बात? सर बिल्कुल पता। ये आ गया तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आ गया आपका। तो आप लिख सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सिमिलरली 2s2 का भी सेम बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। फिर उसके आगे आप एंड सो ऑन जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बनाया हुआ है आपका हमने वो वाला, दैट इज यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल में जो है वो डिफरेंस आना चाहिए। इस वाले को आपको नीचे करना है, इसको जो है वो थोड़ा नीचे आना चाहिए। यहाँ पे सेम लिखा दिया बट ऑब्वियसली मैंने बता दिया है कंसेप्ट, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा 2s2 का भी सेम बनेगा, लगभग जो है आपका सेम बनेगा। अब आया आपका 2p वाले। तो 2p में क्या है? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है। हाँ, तो आओ सबसे पहले कराते हैं कंबाइन। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या sp मिक्सिंग होती है? द आंसर इज नो। इन दिस केस आपकी बहुत ज्यादा कोई एज सच sp मिक्सिंग नाम की चीज नहीं होती। तो अगर नहीं होती तो क्या हुआ? या होती है? बताओ, होती है या नहीं होती? सर आपकी जो है वो sp मिक्सिंग होती है। यस, द आंसर इज यस। 14 तक आपकी sp मिक्सिंग देखने को मिलती है। तो sp मिक्सिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए था? इनिशियली क्या होता है, मैंने जो कॉन्सेप्चुअली समझाया था ये बताया था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, बट ड्यू टू sp मिक्सिंग ऐसा नहीं होता। आपका जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, जो जे दिल्ली से उठाया हुआ है। ये पुराना कटआउट है, जब मैंने बुक लेके आया था लाइब्रेरी से तब तक का कटआउट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर 2p के ये ऑक्सीजन के जो है वो आपने नीचे बना रखे हैं लेवल पर, कार्बन के आपने ऊपर बना रखे हैं, द रीजन विच आई टोल्ड यू। तो नीचे आएंगे पाई 2py, पाई 2pz, फिर आपका जो सिग्मा 2px आएगा। और ये देख सकते हैं आप पाई स्टार वगैरह वाले खाली है। तो आप देखते ही क्या बताएंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डाया मैग्नेटिक। सबसे पहली चीज आप आराम से ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे पाई स्टार खाली है, पाई स्टार 2px 2py और 2pz खाली है। बेसिकली हम जो x मानते हैं उसको z मानते हैं, बस इन्होंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को डिफरेंट मान रखा है। दैट्स इट, और कोई बातचीत नहीं है। बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेंगे तो आप आई डोंट थिंक सो अब आपको इसमें कोई डाउट होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो निकाल लीजिए यार, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फिर आप निकाल लीजिए। तो चाहे तो लिख सकते हैं, वरना फिर आप लिख के दिखा रहा हूँ। सिग्मा 1s2 होगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई आएगा सिग्मा, सर पाई आएगा पाई 2p2x और पाई 2p2y, फिर आपका सिग्मा 2p2z आ जाएगा। जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने आप देख सकते हैं? 6 7 8 9 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4, 2 2 4 डिवाइड बाय 2, तो 6/2 3, खत्म। बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया है 3। आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पर कमेंट करना है, तो आपका क्या है? ये डाया मैग्नेटिक आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी डाया मैग्नेटिक। ठीक है, खत्म। बहुत इजी सवाल था। तो इस तरीके से आपको टैकल करना है। नेक्स्ट बात करें रेजोनेंस की, रेजोनेंस एनर्जी की। CO3 2 नेगेटिव के बना लेते हैं। वैसे तो CO3 2 नेगेटिव, आई एम नॉट रॉन्ग, डिटेल वाले लेक्चर्स में कर रखा है डिस्कस, यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है। किसी को अगर डाउट हो रहा है ये स्ट्रक्चर कैसे आया, तो जाके आप VACPR वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आई थिंक पार्ट 2 है वो, उसमें डिटेल में चार्ज स्ट्रक्चर को बनाना सिखाया है। और कोई आप एज सच एग्जाम में कोई आ जाए चार्ज वाला स्ट्रक्चर, आप उसको गलत नहीं करेंगे। बाकी ये तो याद होता है सबको, बट बता रहा हूँ। एक रेजोनेंस यहाँ होगी, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। फिर क्या होगा? अब क्या होगा भाई, अब मुझे मौका तो डबल बॉन्ड बनाने का, तो सब लोगों को एक एक मौका मिलेगा यहाँ पर अपने अपने बेसिकली ऑक्सीजन भाई के साथ, नहीं कार्बन भाई के साथ डबल बॉन्ड बनाने का। तो आप एट द एंड रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आप दिखाएंगे कि भाई सिंगल बॉन्ड तो सब में हर बार था, बट क्या नहीं था? कभी इधर कभी उधर जो टहल रहा था, दैट इज पाई बॉन्ड।
या नेगेटिव चार्ज, तो आपका ये आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके कार्बोनेट आयन का है। अब आपको क्या करना है, डिफाइन करना है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस क्या होती है, जैसे कि हमने बात करी थी ऑर्गेनिक की भाषा में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता, जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता, तब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं टू डिफाइन द प्रॉपर्टी, और उन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर किसके, सेम मॉलिक्यूल के, उनकी ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बस आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है, तो उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आप बोलते हैं कि इनमें से कोई भी जो है वो एकदम जो है वो ट्रू नहीं होता, जो ट्रू होता है वो आपका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसा कि हमने पीछे पेज पर बनाया। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बोलते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है भाई, हमने देखिए यहाँ पर तीन, यहाँ तो आपको सब कुछ सेम दिख रहा होगा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। इन तीनों में से कोई तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, आप कहेंगे सर तीनों ही सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसने ये पकड़ लिया मतलब बढ़िया। बट सपोज करिए अभी के लिए मान लीजिए दो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मान रहा हूँ इसकी कुछ एनर्जी होगी, मैं मान रहा हूँ -50 जूल होगी, ऐसे मान लेता हूँ इसकी कुछ एनर्जी होगी -50 जूल या 50 जूल मान लीजिए। अब रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा कम हुई, तो इसकी मैं मान लेता हूँ -100 जूल होगी, ऐसे मान लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच की एनर्जी का मैं डिफरेंस निकालूंगा और उसको बोल दूंगा रेजोनेंस एनर्जी। So the difference between the energy of resonance hybrid and most stable resonating structure is said to be resonance energy. I hope आपको resonance energy समझ में आया होगा। resonating structure आराम से बनाने आ गए होंगे, बहुत आसान है। जिसको स्ट्रक्चर जानना है कैसे बनेगा ये, तो यार वो एक बार VSEPR वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको आराम से चार्ज से लेके अनचार्ज से लेके खतरनाक खतरनाक बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स आराम से आ जाएंगे, आप यूं ही बना लेंगे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव फजान्स रूल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन। अच्छा आपको एक्सप्लेन करना है। सो क्या बात करी थी यहाँ पर, सो आई थिंक ये वाला हाँ उसी से होगा बेसिकली। तो क्या बात करी थी हमने फजान्स रूल में, हमने बात करी थी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। सो हमने बोला था कि यार जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, पोलर सॉल्वेंट में मतलब कहीं ना कहीं चार्ज आपका होता है, तो चार्ज वाले लोगों में चार्ज वाला ही बंदा आपका रहेगा, तो पोलर पोलर सॉल्वेंट में उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका हम उल्टा बोल देंगे कि पोलर सॉल्वेंट में उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन दिस कंपाउंड। तो हम सबसे पहले बोलेंगे फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली कैटायन इज सेम, कैटायन सेम है, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो किसमें आ रहा है, एनायन में, तो एनायन डिफरेंट है, ठीक है। और क्या डिफरेंट है एनायन में, एनायन का साइज। चार्ज सेम है, आप बोलेंगे चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन दोनों सेम है, ठीक है। ये बोल दिया कैटायन एंड एनायन दोनों पर चार्ज सेम है, कैटायन पूरा सेम है, एनायन डिफरेंट है, तो एनायन में क्या डिफरेंट है, साइज। तो वी नो एज पर द फजान्स रूल हमने बात करी थी, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन बिग चार्ज ऑन बोथ। क्या यहाँ पे स्मॉल कैटायन है सर, कैटायन की बात नहीं करनी। लार्ज एनायन कहाँ पर है, हाँ सर एनायन की बात कर सकते हैं। तो आप देखिए LiF LiCl LiBr LiI, इसमें आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो साइज है किसका, एनायन का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा सर, जैसे ही साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा आपका जो सीसी है वो बढ़ जाएगा। सीसी क्या सर, कोवेलेंट कैरेक्टर, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, LiI इज दी मोस्ट कोवेलेंट। तो अगर ये मोस्ट कोवेलेंट है तो ये क्या होगा, लीस्ट आयनिक होगा। और अगर ये लीस्ट आयनिक होगा तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली लीस्ट सोल्यूबल होगा किसमें, वाटर में। समझ आया, बोलिए, सुनो, खत्म, बस यही था यहाँ पर। वाटर में पूछे ना कभी किसी और ने पूछे, हाँ ठीक है वाटर में पूछ रहे हैं ये लोग। तो वाटर में लीस्ट सोल्यूबल कौन हो जाएगा, आपका LiI। मोस्ट क्या हो जाएगा, तो लगा दो भाई सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और आप फजान्स रूल को बस समझा दीजिएगा, आपका ऑर्डर भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया। और इससे रिलेटेड हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में भी, फजान्स रूल वैसे डिटेल में भी डिस्कस कर रखा है भाई, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आने के चांसेस है, हर साल आता है इस पे सवाल, आपके टाइम पे भी बिल्कुल आएगा। तो आप जरा तैयार हो जाइए, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा और आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर ली हमें, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे सीनियर ने किसी ने नोट्स भेज रखे थे फर्स्ट सेम में, तो हमारे फर्स्ट सेम में था ना ऑनर्स वाले बच्चों के, और बाकी आपके में सेकंड में है, तो हाँ उसके ये नोट्स है, तो उसी के मैंने यहाँ पर कटआउट लगा दिया। बहुत सिंपल सी बात है, लिख दीजिए कि क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय
इट इज फॉर्म बाय एडिशन ओवरलैप, सबको पता है। ये सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से बनता है। नोड हो भी सकती है, नहीं भी, इसमें हमेशा आपको नोड कहीं ना कहीं मिलती है, तभी ये एंटी बॉन्डिंग बेसिकली होता है। इन दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है बिटवीन द न्यूक्लियर। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल लीड टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, भाई तभी तो हम इसको बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर हाई होती है। इसमें हमारे पास बिटवीन द न्यूक्लियर काफी ज्यादा कम हो जाती है, आपकी रिपल्जन देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते। एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी क्या होती है, मोर होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा क्या होती है, लेस। तो आप और ये भी बोल सकते हैं, एक और पॉइंट, एनर्जी लिख दिया ना, तो आप बोल सकते हैं मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको बोल सकते हैं लेस स्टेबल। तो एक ही बात को आप घुमा फिरा के आंसर को बड़ा बनाया जा सकता है इस तरीके से। आप बोलेंगे फिर रिप्रेजेंट विदाउट एस्टेरिक, ऑब्वियसली रिप्रेजेंट विद एन एस्टेरिक। तो ये आप 4-5 डिफरेंस बता सकते हैं आपके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देन सिग्मा पाई बॉन्ड, भाई बचपन से पढ़ते हुआ आ रहा है, आई डोंट थिंक मुझे इसमें लिखने वखने की जरूरत है, तो आप सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। आप बोलेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको आप डिनोट ये भी बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड पाई बॉन्ड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। फिर क्या बोलेंगे आप, ये कैसे बनता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये क्या बनता है आपका साइड वाइज। अच्छा, हेड टू हेड के साथ आप लिख सकते हैं एक्सियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वर्ड इज करेक्ट, और इसको आप बोल सकते हैं लेटरल, ठीक है। फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जनरली फर्स्ट बॉन्ड आपका जो है वो सिग्मा होता है, जनरली फर्स्ट बॉन्ड, जनरली सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड इज पाई, सेकंड और थर्ड बॉन्ड बिटवीन द एटम्स और थर्ड, ये आपके जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप बताइए, ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेड टू हेड होती है, ये वीक होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, बिकॉज आप देख सकते हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जब एक एस और एक पी मिलता है। तो यहाँ पे भाई ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है ना बहुत कम होगा, नीचे से आप देख सकते हैं, तो एक ही साइड से ओवरलैपिंग होगी तो ऑब्वियसली वीक है, तो और ज्यादा वीक हो जाएगी। तो ये कुछ 2-4 चीजें आप डिटेल में लिख सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। आई डोंट थिंक वैसे 11वीं से रिलेटेड है, पूरा 11वीं जिन्होंने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी आराम से सवाल को कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था ये। एंड आई थिंक अब मैंने वैसे भी बता भी दिया है प्रॉपर्ली, 3-4 बातें बता दी, 3-4 पॉइंट को लिख दीजिएगा घुमा फिरा के, आई डोंट थिंक तो कोई भी इसमें नंबर कटेगा। राइट डाउन द बॉन्ड लैंड इक्वेशन टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल एंड एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। तो बॉन्ड लैंड इक्वेशन क्या होती है डिटेल में बात कर रखी है हमने यहाँ पर अपने लेक्चर में, जहां पर आप देख सकते हैं डिफाइन लैटिस एनर्जी, और ये हमने इसके लिए पूरी इक्वेशन लिखी है। सो बॉन्ड लैंड इक्वेशन इज सिंपली बेसिकली द रिलेशन फॉर द या फिर इज द फॉर्मूला फॉर द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। लैटिस एनर्जी क्या होती है हमने बात कर रखी है, यहाँ पर जब भी दो गैसीय आयंस आपस में मिलते हैं तो एक आपका आयनिक क्रिस्टल सॉलिड बनता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज योर लैटिस एनर्जी। उसका फॉर्मूला हमने निकाला था आपके में, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है ऑनर्स वाले बच्चों के में है, तो आपको जो डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिएगा। -NaZ पॉजिटिव मतलब कैटायन ऑन चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन इनटू E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप क्या क्या बताएंगे, आप बताइएगा कि भाई ये सब लिख देंगे। अभी हम बात करेंगे बाकी चीजों की। एन क्या है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एन आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। या कितने नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ए क्या है आपका मेडलिंग कांस्टेंट, इसकी बात करेंगे। आर आप बताइएगा सम ऑफ रेडियाई ऑफ आयंस, मतलब कैटायन प्लस एनायन का सम होता है आर। ई को बता दीजिएगा आप, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आपको एक्सप्लेन टर्म करनी है ना, तो आप उसी का मैं बता रहा हूँ कि आप क्या क्या लिखेंगे। जेड को लिख दीजिएगा इट इज द चार्ज ऑन कैटायन, जेड नेगेटिव को लिख दीजिएगा इट इज द चार्ज ऑन एनायन। 4πε0 ये आपकी परमिटिविटी ऑफ स्पेस, पाई तो पाई है। एन के बारे में बात करनी है हमें, और ए के बारे में बात करनी है जो मेजरली करनी है, ठीक है। समझ में आ गया ना, वन के बारे में बात तो नहीं करेगा कोई, वन माइनस क्या है, माइनस के बारे में क्या क्या टर्म इन्वॉल्व है, एन नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या आई थिंक एवोगैड्रो नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। जेड पॉजिटिव कैटायन पर चार्ज, जेड नेगेटिव एनायन पर चार्ज। तो और चाहे तो आप ये लिख दिएगा कि भाई क्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन का चार्ज, कि अगर कैटायन पर +1 चार्ज है या +2 चार्ज है, जैसे ही +2 चार्ज होगा तो लैटिस एनर्जी आपकी डबल जाएगी। ऐसे आप चाहें तो आंसर को बड़ा बना सकते हैं। ई नॉट इज दी परमिटिविटी, आर नॉट को आप बोलेंगे सम ऑफ रेडियाई ऑफ आयंस या फिर कैटायन प्लस एनायन का, एन को आप क्या बोलेंगे बॉन्ड कांस्टेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। आइए इस ग्राफ को भी आप चाहें तो बना सकते हैं कि ये आपका ग्राफ होता है लैटिस एनर्जी का, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपके आती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्टिमम रेंज है कि यहाँ तक दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके अगर आप और क्लोज गए तो आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, यहाँ तक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे लेस एनर्जी होती है। फिर क्या बताएंगे आप, अब आप बताएंगे कि ये होता क्या। तो मेडलिंग कांस्टेंट के बारे में बात करें, या बॉन्ड एक्सपोनेंट। तो बॉन्ड एक्सपोनेंट क्या होता है, लिखेंगे आप इसके बारे में कि ये कांस्टेंट होता है और डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, ये डिपेंड करता है, इस बात को याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आप बस यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना इसके लिए काफी, आई डोंट थिंक और कुछ डिटेल में भी लिखा हुआ है। मेडलिंग कांस्टेंट के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा। सो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस, आप बताइए। जैसे कि आपको मैंने ये आपको पता है F = K Q1 Q2/R² होता है, या एनर्जी आपकी जो फॉर्मूला है वो आप फिजिक्स
फिजिक्स में पढ़ते आ रहे होंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R के इक्वल होती है, Q1 Q2 बाय R, सॉरी, ठीक है। ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज होता है आयनिक क्रिस्टल में है। तो ये जो फॉर्मूला है सिंपल सा, ये उसके लिए आराम से वैलिड हो जाता है। अब हमने यहाँ पर ए लगा रखा है और एन से भी मल्टीप्लाई कर रखा है, देन -1/n वो चीज कर रखी है। बट ये जो ए है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो द पॉइंट इज, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आप आइए, NaCl का एक बोरा भी ले लें, एक बोरा इन द सेंस एक चुटकी ले लें, एक एटम तो आप उठा नहीं सकते ना NaCl का मॉलिक्यूल, तो आप एक पीस ले लें, एक छोटा सा नमक ले लें, उसमें भी सैकड़ों अरबों अरबों करोड़ों NaCl एटम्स होंगे, NaCl मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी। तो मतलब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में सिंपल, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में सिंपल एक आयन पेयर की इंटरेक्शंस नहीं होती। एक आयन पेयर का मतलब है ये, एक आयन पेयर का मतलब है ये, तो एक आयन ना पेयर का मतलब क्या, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर और भी ज्यादा इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सॉरी नेगेटिव आएगा कि आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही नहीं, और नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव होंगे, इस तरीके से बहुत सारे इंटरेक्शन होंगी। तो आपको, आप तो इस वाले को देख रहे थे, बट यहाँ पे ये भी इंटरेक्शन है, ये भी इंटरेक्शन है, ये भी इंटरेक्शन है, कहीं रिपल्जन है अट्रैक्शन से, तो क्या है यहाँ पर मल्टीपल इंटरेक्शन है, मोर देन वन इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन में क्या आता है, अट्रैक्शन भी रिपल्जन भी आता है। तो उन सभी को जब आप सम करते हैं, जब आप उन सभी इंटरेक्शन को सम करते हैं, तब आप उस चीज को बोलते हैं द समेशन ऑफ ऑल दिस इंटरेक्शन इज नोन एज द मेडलिंग कांस्टेंट। और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री क्या है, कहां कहां आपके एनायन और कैटायन जो है फॉर अ पर्टिकुलर गिवन स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द क्रिस्टल। एंड किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, ना कैटायन के चार्ज पर, ना एनायन के चार्ज पर, ना इनकी बॉन्ड लेंथ पर। ये डिपेंड करता है कहां कहां आपने जो एटम्स को रख रखा है, क्या कॉर्नर्स पर रखा है, क्या सेंटर पर रखा है, क्या फेस सेंटर पे रखा है, क्या बॉडी सेंटर पे रखा है, उस चीज पर ये डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, NaCl की बात करें तो NaCl में सबसे पहले, इफ आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली, आपका सोडियम Na पॉजिटिव जो है वो सेंटर पर रखा हुआ होता है, और आपके जो वो हैं बाकी जो 6 क्लोरीन है वो सारे के सारे उस पर रखे होते हैं कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो आपके 6 जो है वो आपकी सबसे पहले हो जाती है अट्रैक्शन, फिर उसके बाद आपके जो है वो नेक्स्ट सबसे पहले अट्रैक्शन होती है किससे, 6 नियरेस्ट नेबर से, फिर आपके जो क्या होता है ऑपोजिट चार्ज का, ऑब्वियसली अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज में होती है। फिर नेक्स्ट जो 12 क्लोजेस्ट 12 नेक्स्ट नेबर है, मतलब आपके सबसे पहले 6 सबसे क्लोज आते हैं आपके Cl एटम जो सबसे क्लोज होंगे, फिर उससे थोड़ी दूर जाएंगे आप तो आपको 6 लाइक चार्जेस मिलेंगे, दैट इज Na पॉजिटिव नाम, Na पॉजिटिव ही चार्ज मिलेंगे एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 1/√2। ये इस पे अभी बात नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ रिपल्जन होगी बाय लाइक चार्जेस। तो यहाँ पर आपका कुछ मेडल कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है, ये GP बनती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्या होता है। बाकी जो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है कि भाई सिंपल आयन, और ये समझाने के लिए था थोड़ा ज्यादा कि NaCl में क्या होता है, जैसे कि भाई ऐसा ही नहीं कि 6 लोगों से सिर्फ अट्रैक्शन और ये 6 Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बाकी जो है वो Na पॉजिटिव को Na पॉजिटिव भी रिपेल कर रहा होता है, Cl नेगेटिव को Cl नेगेटिव भी रिपेल कर रहा होता है। तो इस तरीके से यू हैव टू एक्सप्लेन। आई डोंट थिंक जो अब कोई भी इसमें डाउट होगा, बाकी ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर में सब कुछ प्रेजेंट ही है। इसमें आपको अरेंज करना है बॉन्ड एंगल्स में। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मिस्टेक, ये PbR3 होगा और ये Ci नहीं होगा, Cl3 होगा। तो आपके पास क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या है सर, फॉस्फोरस फॉस्फोरस है और क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक जरा शेप बना दो किसकी, PCl3 की बना देता है। ये हो गई PCl3। हाँ क्या टेट्राहेड्रल है, हाँ क्या ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ हमारी सेम है सभी एटम्स की, क्या हमारी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ सेम है सेंट्रल एटम्स की, सॉरी हाँ सेंट्रल एटम बोल रहा हूँ बेसिकली मॉलिक्यूल की। हाँ सर PCl3 हो PbR3 हो Pi3 हो, सब में हमारी जो ज्योमेट्री हो, और या फिर आप समझ लीजिए शेप भी बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, सभी की sp3 है, सब कुछ सेम है। जब भी ऐसा हो तो आप देखिए साइज ऑफ, अगर सराउंडिंग एटम का बढ़ गया, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम का बढ़ गया तो आपका बॉन्ड एंगल सिंपल बढ़ा दीजिए, खत्म। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम का जैसे ही साइज बढ़ा आप बॉन्ड एंगल बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए Br जितना बड़ा होगा ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। जितना जितना ये बंदा बड़ा होता रहेगा ना, उतनी ज्यादा आपको रिपल्जन देखने को मिलेगी। तो जितनी ज्यादा आपको रिपल्जन देखने को मिलेगी उतना ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपको ये बॉन्ड एंगल मिलेगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल Pi3 में, उससे छोटा बॉन्ड एंगल PbR3 में, उससे छोटा बॉन्ड एंगल PCl3 में। और यही सपोज के तौर पर मेरे पास क्या एग्जांपल है, हाँ अगर आपका सेंट्रल एटम के साथ हो ऐसा, सेंट्रल एटम में थोड़ा सा उल्टा होता है कि जैसे मैं ले लूं, हाँ NCl3 PCl3 और AsCl3, तो आपका जहां पर सेंट्रल एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ता है तब आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आपका सेंट्रल एटम वाला जो केस है उसको, बस जितना मुझे याद है आई थिंक यही होता है। नेक्स्ट वी हैव वाई बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 इज हायर देन अमोनिया। भाई बहुत ज्यादा बार इसकी बात डिस्कस कर रखी है कि CH4
और अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट अमोनिया में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में आपको पानी और NH3 का कंपैरिजन करवाया, अब आपका CH4 और NH3 का करवा रहे हैं, क्या पता अगले साल आपका, मतलब अगले साल बोल रहा हूँ, इस बार आपका CH4 और पानी का करवाते हैं, कुछ और भी करवा सकते हैं, वो उसके लिए तैयार रहिएगा, कंसेप्ट इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। सो क्या यहाँ पर आप बताएंगे कि यार यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, तो क्या है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा है, ड्यू टू दिस लोन पेयर यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा है, और अगर रिपल्जन ज्यादा है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। और बोलेंगे आप कि अगर यहाँ पे रिपल्जन क्योंकि ज्यादा है, अगर यहाँ बॉन्ड पेयर होता तो आप बोलते कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर को आप बोलेंगे कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा इस बॉन्ड पेयर को, तो ये इसके ज्यादा क्लोज आएगा। जैसे हमने बात करी थी ना कि if the angle between, याद करिए VSEPR का पोस्टुलेट है, if the angle between lone pair that is this and central atom and that subsidiary atom increase होगा, अगर ये वाला एंगल आप इंक्रीज कर रहे हैं θ1, तो ये जो θ2 है ये डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज NH बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया, बोलिए ये सुन। यस सर, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट होगा, तो आप इसको सिंपल से अपनी लैंग्वेज में आराम से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान रहे। बेरिलियम सल्फेट इज आयनिक इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। सबसे पहले तो काउंटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जामिनर से, अगर आप कर सकते हो तो, कि भाई आयनिक किसने ऐसा बोला है कि आयनिक होने पर सोल्यूबल होगा वाटर, किसने आपसे बोला है? जो आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आयनिक इन नेचर है बट इनसॉल्युबल, भाई किसने बोला आपसे आयनिक चीज सोल्यूबल ही होती है? फिर कुछ बच्चे कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, और कुछ कहेंगे नहीं यार बात तो गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि आयनिक इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपने शायद 2023 या 2024, नहीं 2024 से चल लेना, शायद 2023 वाले में बात करी थी हमने सोल्यूबिलिटी की, वो वाला लेक्चर नहीं देखा। अगर वो वाला भी नहीं देखा तो आप फिर केमिकल बॉन्डिंग वाला भी नहीं देखा आपने, तो केमिकल बॉन्डिंग वाला आप जो प्रॉपर जिसमें सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की बात करिए वो आप जाके देख लीजिए, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, वहां पर आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो BaSO4 आयनिक है भाई, हम बिल्कुल मानते हैं आयनिक है, बट इनसॉल्युबल क्यों है? तो आप बताएंगे भाई जो सोल्यूबिलिटी है ना वो आयनिक वगैरह पे इतनी ज्यादा डिपेंड करती है, बट टोटली डिपेंड नहीं करती। जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन या सॉल्वेंट सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर है क्योंकि सॉल्वेंट, तो मैं इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई हाइड्रेशन एनर्जी से, अच्छा आप लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिएगा क्या, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हम बोलते हैं कि आपको क्रिस्टल लैटिस ब्रेक करना है, आयंस में तोड़ना है, और आयंस में तोड़ना है मतलब आपको ये करना है कि ताकि आप आयंस में ब्रेक डाउन कर दें तब वो चीज सोल्यूबल हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, जो चौक का फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब वो आपको उसके क्रिस्टल्स या फिर आपको चौक जो है वो पानी में नीचे बैठी हुई दिखती है। वेराज नमक जो है NaCl वो आप Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको उसके ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह नजर नहीं आते, आपको जो है वो देखते हैं आप वो सोल्यूबल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है। तो आप बताएंगे लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन BaSO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये आप बता दीजिएगा, या आप हाइड्रेशन आप दिखा भी सकते हैं कि यार ये आपका Ba2 पॉजिटिव है, ये आपका SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगी आपकी हाइड्रेशन होगी। अच्छा अब बेरिलियम की जरा बात करिए, बेरिलियम क्या है? सर बेरियम है पहली बात, हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, काफी नीचे का बंदा है ये ना यार, देखो ये भी सीरीज याद नहीं क्या, अब ये भी करवाऊं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, नीचे रेडियम, तो काफी नीचे, तो इसका साइज क्या होगा सर? काफी बड़ा होगा। तो इसको अगर मैं दिखाऊं आपको विजुअलाइज, अगर मैं थोड़ा सा करवाऊं, तो इस भाई साहब का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा बड़ा बंदा होता है उतने कम ही उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ पाते हैं, जितना बड़ा होगा। और खराब आपकी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इंटरेक्शन नहीं होगी। आप यहीं पर बेरिलियम को ले लीजिए, हाँ बेरिलियम को चलो ले लेते हैं, इसकी आप देखिए हाइड्रेशन कितनी प्यारी होगी, यहाँ पे इतनी ये छोटा सा है, हर तरफ इसको पानी पानी आराम से आके इसको अप्रोच, इजी टू अप्रोच है, तो इसकी बढ़िया हाइड्रेशन होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो क्या होगा यहाँ पर आप बोलेंगे बेरिलियम, बेरियम का एक तो साइज काफी ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होने के कारण क्या होगा आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक, एक चीज आप ये बोलेंगे। दूसरी चीज क्या सर, लैटिस एनर्जी कम नहीं होगी? सर लैटिस एनर्जी का जो कुछ बच्चों ने जिन्होंने देखा होगा लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला जो ध्यान से पढ़ लोगे सर, यू नॉट जो थी ना, हमने देखा है अपनी आंखों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R नॉट के। सर आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। मैंने कहा बिल्कुल बात आपकी सही है, आपने एकदम जायज बात बोली है कि इसकी लैटिस एनर्जी भी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है। नाउ माय काउंटर क्वेश्चन टू यू इज, या उससे पहले मैं आपको समझा दूं मैं क्यों कर रहा हूं। इन्होंने बताया है कि इनसॉल्युबल है और हमें ये चीज प्रूफ करनी है, इन्होंने ये चीज बता दी ना, हमें बताना तो नहीं, अगर हम वैसे तो पता होना चाहिए कि सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बट कोई नहीं क्योंकि हम तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इन्होंने बता दिया हमें इनसॉल्युबल है,
तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए सर, अगर इन्होंने बोल दिया ना किसी तरीके से सोल्यूबल है और हमें प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। बस क्या ये बात सबको समझ में आई? कि अगर मुझे ये प्रूव करने है ये चीज कि ये इनसोल्यूबल है, तो बस मुझे इतना बता देना है किसी तरीके से कि लैटिस एनर्जी इसकी क्यों ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि साइज बेरियम का बड़ा है, अच्छा खासा, तो उसकी लैटिस एनर्जी भी कम, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम, बिकॉज दोनों जो है वो म्यू नॉट हो चाहे या लैटिस एनर्जी हो, दोनों की दोनों म्यू नॉट सॉरी यू नॉट हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज। तो आप बोलेंगे हाँ, आप जैसे जैसे सेकंड ग्रुप का सल्फेट है, जैसे जैसे यहाँ डाउन द ग्रुप आ रहे होंगे, जैसे जैसे यू आर कमिंग डाउन द ग्रुप, जैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, आपकी लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन भी। बट नाउ यू हैव टू ऐड द पॉइंट, पता नहीं मैंने ये डिटेल वाले लेक्चर में बताया नहीं, बट ऑनर्स वालों को बताया था कि आप लिखेंगे दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों चीजें डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इन सेकंड ग्रुप सल्फेट। बट उसके बाद एक खतरनाक लाइन ऐड कर देगा, डिक्रीज इन बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, खत्म। आप जैसे ये चीज लिखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई है, तो अल्टीमेटली क्या चीज ज्यादा हो जाएगी सर, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कम है तो ऑब्वियसली हम बोल देंगे लैटिस एनर्जी थोड़ी सी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सोल्यूबल नहीं होगा, खत्म। ये चीज आपको लिखनी है। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से आपको घुमाना है हल्का सा चीजों को। वैसे यही आपका रीजन जो है, लॉजिकल रीजन भी यही बताया जाता है कि लैटिस एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई जितनी हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन केस ऑफ सेकंड ग्रुप के सल्फेट। तो कुछ भी आया आपका, हो सकता है कोई और चीज दे दें आपको, दे दें बी नेक्स्ट बार के आपका BeSO4 जो है वो आयनिक इन नेचर है, सोल्यूबल होता है, वेयर एज आपको बोलते हैं स्ट्रोंशियम सल्फेट है वो आयनिक है बट इनसोल्यूबल है, तो सेम चीज बोलिएगा। बेरिलियम सल्फेट के केस में आप बोल दीजिएगा कि यार उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, बिकॉज साइज जो छोटा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आपको हो सकता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का करवा दें कंपेरिजन, तो आप मैग्नीशियम कैल्शियम में बोल दिएगा कि हाँ हाइड्रेशन और दूसरी चीज क्या होती है लैटिस एनर्जी, दोनों चीजें जो है वो डिक्रीज हो रही है, बट आप बोलेंगे डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर ड्यू टू साइज, साइज जैसे बढ़ रहा है हाइड्रेशन घट रही है, लैटिस एनर्जी घट रही है, बट ज्यादा कौन घट रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। आई होप कहानी पूरी डिटेल में डेप्थ में समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, डाइपोल मोमेंट जरा निकालते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो है वो डाइपोल मोमेंट देख के आपसे आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू आपको निकालना है, दैट इज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देखिए, सॉरी म्यू नहीं लिखना है, यहाँ आयनिक लिखना है, परसेंटेज आयनिक। तो आपको क्या होगा, एक म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, कोई भी आपका जो कंपाउंड है जैसे कि HCl है, HF है, उसमें आपको कुछ ना कुछ डाइपोल ऑब्जर्व होगा, उसकी वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटल पता लगी। आपको मानना है कि अगर ये प्योरली आयनिक होता उसको बोलेंगे हम म्यू आयनिक। तो क्या बोला मैंने, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, आपको जो है एक ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट बोल दिया जाएगा कि इतना है, आपसे बोलेंगे आप निकालिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो आपको ये देखना है कि एक तो सबसे पहले कितना आपको ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली, और अगर वो आयनिक होता तब कितना डाइपोल मोमेंट होता, उसको आप डिवाइड में कर देगा। ऑब्वियसली जब ये प्योरली आयनिक है, यहाँ पे आप देखिए डेल नेगेटिव है डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस है, यहाँ पर पूरा चार्ज है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको 1 पॉइंट पता नहीं क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोलते थे, इफ आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली, या फिर नहीं भी तो मतलब देख लीजिएगा। यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसको जो है वो प्रॉपरली एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा ही होगा, ये खतरनाक ज्यादा डाइपोल होगा, ये प्रॉपरली एक प्रॉपर डाइपोल है। यहाँ पर या बोल सकते हैं आपका ये डाइपोल तो है बट मतलब फुल चार्जेस वाला नहीं है, पार्शियल चार्जेस वाला है, चार्जेस वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है डाइपोल मोमेंट HI का 0.384 डी बाई, और आपसे बोला है म्यू आयनिक निकालिए। तो आपको सबसे पहले म्यू आयनिक आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज म्यू आयनिक का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज, या म्यू का भी फॉर्मूला है Q इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज बताइए मुझे कितना होगा सर, चार्ज होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इफ आई रिमेंबर इट एक्जैक्टली। डी क्या आएगा आपका, बॉन्ड डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो ये आपका कूलम आ गया, और बॉन्ड डिस्टेंस को अगर आप मीटर में करना है तो मीटर में कर लीजिए, -10, ठीक है। तो आप देखिए आपकी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या बन रही है, कूलम मीटर, अगर हम इस फॉर्मूले से चलेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम ESU में लगाना चाहें, तो ESU में आपका 4.8, हाँ अगर आपको इसको ESU में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए, आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू, आप अगर आप उसको उसमें कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी ESU मैंने बोला CGS यूनिट में कर रहे हैं बेसिकली, तो चार्ज इंटू बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस आपका आ जाएगा 1.60 इंटू 10⁻⁻8, और ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आपकी इसकी यूनिट आ गई, और आप सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये आपकी क्या आ गई CGS यूनिट आ गई डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो आप डाइपोल मोमेंट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1D बाय आपका इक्वल होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसकी जगह आप लिखिए
1 डिवाइड है क्योंकि इससे यहाँ भी 10⁻⁻, माइनस इफ आई रिमेम्बर -18, ठीक है। और डिवाइड में आप इस पूरी वैल्यू को लिख दीजिए, दैट इज 4.8 इंटू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या आ रहा है 18। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये, तो आपका 38.4 डिवाइड बाय 4.8 आपकी फाइनल परसेंटेज आ जाएगी। जो भी आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो किसी को भी छोटे से मोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा, कोई भी इसमें डाउट होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस फॉर्मूला लगाया है। बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिएगा यूनिट्स का ध्यान रखना है। और अगर आप बोले कि सर आपने तो सीजीएस में कर दिया, बट अगर आपको इसमें करना होगा तो आपका लिए यहाँ पे भी कन्वर्जन है कि अगर आपको डायरेक्टली कुलम सेंटीमीटर में करना है जो एसआई यूनिट है, तो आप 3.33 इंटू 10⁻⁻30 लिख दीजिएगा 1 डिवाइड की जगह। तो यहाँ पर आप जो है वो इसकी जगह बस लिख देते 3.33 इंटू 10⁻⁻30। अगर आपको कूलम सेंटीमीटर में कर रहे होते, मतलब आप चार्ज लेते 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये था ना, हाँ। और मीटर में आपने लिया होता डिस्टेंस की इंटू। समझ में आया? किसी को कोई डाउट मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा यार, आसान सी चीज है। बाकी यार वही बोलूंगा, लेक्चर में डिटेल में डिस्कस है। छोटा मोटा डाउट है ना तो कमेंट में पूछ लीजिए, या लेक्चर में डिस्कस आपको डिटेल में कर रखा है। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह आई होप ज्वाइन ही कर लिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अभी तक, इतनी देर तक तो थोड़ी कोई रुकेगा, तो नहीं करा तो भाई करते जाना जरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, सेंट्रल एटम की शेप बताना है भाई। कौन सा करवाऊं बताओ यार? देखो SF4 नहीं करा रहा मैं, क्योंकि ये करा देंगे। चलो सबसे पहले PO343 नेगेटिव की बात करते हैं ना, ये बढ़िया चीज लगेगी आपको थोड़ी सी। सो क्या करें, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस A। M क्या क्या कोई यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम दिख रहा है? नो सर, कोई भी नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, मतलब दो बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे सर +1। क्या कैटायन है? नहीं सर कैटायन नहीं है, एनायन है, तो 0 लिख दूंगा यहाँ पे। क्या एनायन है? हाँ सर एनायन पे कितना चार्ज है? 3, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दूंगा। 5 + 3 8, 8/2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। तो पता लग गया हमें इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, गेम को समझिएगा, कहानी को। अब हमें पता लग गया sp3 है, तो फॉस्फोरस की जरा कॉन्फ़िगरेशन बताइए सर। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बताएं तो फॉस्फोरस की आएगी, बताओ क्या दिख रहा हो सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस में 3p5 क्या है? 3p3 होता है, क्या करवा रहे हो? 3p3 सर ये है, ठीक। क्या 3D होगा? हाँ सर खाली होगा, बना लेते हैं सर। लग तो नहीं रहा वैसे हमें यूज होगा, काफी बच्चे सोच रहे होंगे, हमें तो नहीं लग रहा सर यूज होगा, बट क्या पता हो जाए, देखते हैं अभी जरा। हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है सर? ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 है। तो ऑक्सीजन अगर 4 है तो मिनिमम बॉन्ड कितने बना रहा होगा? अभी मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर, मिनिमम 4 बॉन्ड बना रहा होगा, मिनिमम 4। अगर ऑक्सीजन दिख रहा है ना तो मिनिमम 4 होंगे सर। ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है, हाँ उसकी बात मैं भी करूंगा, बट मिनिमम बताइए मुझे। अगर 4 ऑक्सीजन है तो कम से कम एक तो बॉन्ड बनाएगा ना भाई, 2 बनाता है वो बात ठीक है, बट कम से कम तो एक बना रहा होगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कम से कम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो क्या यहाँ 4 अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं सर। तो क्योंकि ये 4 स्पीशी है, इनका हमें थोड़ा सा अलग गेम करना होता है। क्या अलग गेम है आप समझिए। मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो आप उसको दे दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर? ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब जो 3 ऑक्सीजन एटम्स है ना वो O नेगेटिव की तरह बिहेव करेंगे, 3 O नेगेटिव, और जो एक ऑक्सीजन अकेला है वो O। क्या डिफरेंस आएगा समझिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड बनाता है ये? 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, सब मानते हैं इस बात को। बट अगर मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन हो गए? अब अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं सर, इसके पास एक ही अनपेयर्ड होगा तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। समझ आया? बोलिए सुन। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो 3 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और जो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल सही आपने बोला। तो क्या बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ, ये जो 2 बॉन्ड बनाएगा क्या बनाएगा सर? एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा। बिल्कुल सही यार, मजा आ गया। तो अब आपको समझ में आया? तो अब जिस बच्चे ने पिछला वाला लेक्चर देखा है उसको पता है कि मैं यहाँ पे इसको एक्साइट करा दूंगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा sp3। सर कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये आपका कहाँ पे यूज होगा? ये आपका यूज हो जाएगा पाई बॉन्ड बनाने में, और पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं बनाते। आई डोंट थिंक सो अब किसी को कोई डाउट होगा। आओ जरा इसका स्ट्रक्चर बनाए, ज्योमेट्री वगैरह सब पता है। 4 ऑक्सीजन है, चारों को आप इस तरीके से लगा दीजिए। क्या करना है पहले आपको, जो है सबको, इसको सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बनाएगा। समझ आया? बोलिए सुनो। टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री बता दी, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बता दी। आई डोंट थिंक सो अब किसी को कोई डाउट होगा। अब मैं XeO2F2 का करा रहा हूँ, SF4 का आप खुद होमवर्क कर लीजिएगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, आपको वही मिलेगी यार, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी वो मिल जाएगी ज्योमेट्री। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, फिर आप देखिएगा आपको जो है वो एक लोन पेयर होगा, और आपकी जो है वो 4
को आपको अनपेयर्ड कराना होगा। तो सल्फर है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास? सर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो एस वाला जो है वो अनपेयर्ड रहेगा, 3s2 वाला जो है बेसिकली सॉरी पेयर्ड रहेगा, और 3p4 वाले को एक को आपको आगे भेज देना होगा। तो आपके पास जो है वो एक लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। तो आपका सिंपल बन जाएगा क्या? और बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को आपको कहाँ रखना है याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पर। जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देखी है उनको ये बात पता होगी कि लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ज्यादा है दैट इज फ्लोरीन, उसको आपको एक्सियल देना है। ठीक है, ये बात आप सभी कर सकते हैं ना। तो आराम से ऐसा कोर का बना दीजिएगा। सीसॉ शेप उसको बोलते हैं, उसकी शेप भी मैं यार बता ही देता हूँ। चलो, वैसे तो काफी लोगों को पता होगी ये चीज, तो कि इसको हम बोलते हैं सीसॉ शेप। सीसॉ शेप बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएगी क्या? sp3d। इसकी sp3 आई गई थी, आप एच वाले फॉर्मूले से निकालिएगा। अब जरा जेनॉन XeO2 F2 की बात करते हैं। आओ जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, फिर बात करते हैं ना सबसे पहले। वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट कोई बात नहीं। H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M, कितने सर? मोनोवेलेंट 2 फ्लोरीन है, प्लस V। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर 8 होते हैं इसके पास तो पूरे। क्या कोई चार्ज कैटायन पर, क्या कोई चार्ज एनायन पर? नो सर। तो 10/2 5, तो H इज इक्वल टू 5, तो मतलब sp3d। क्या आएगी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओ सर मजा आएगा इसको इसको बनाने में ना, अब जरा मजा आएगा। आइए जरा देखते हैं। तो sp3d है, तो जेनॉन की मैं लिखूं यार, लास्ट सेल का होता है 5 वाला होता है, देखिएगा जरा, शायद मैं हो सकता है गलत कर दूं बट आई डोंट थिंक गलत होगा। आपको इसको sp3d करना है, तो 5d को ले आता हूँ गेम में। तो इनिशियली आपका गेम ये था। कितने अनपेड चाहिए सर? आप देखिए, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है। सोचते रहिएगा ध्यान से, 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा सर? फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं। क्या कोई चार्ज किसी पर? नो सर, कोई नेगेटिव चार्ज किसी पर नहीं। तो फ्लोरीन जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड फ्लोरीन बना लेगा। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है सोच के बताइए? सर एक ऑक्सीजन जो है, जब भी ऑक्सीजन एज अ सब्सिडियरी एटम बिहेव करता है तो वो 2 बॉन्ड बनाता है सर, बट यहाँ पर नहीं था। हाँ बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज हो ना ऑक्सीजन पर तब नहीं बनाएगा। क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड। तो सर 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के, 2 बॉन्ड किसके? बोलो सर। 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के। अच्छा एक सेकंड, यहाँ कुछ गलती तो नहीं है? H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस sp3d। ठीक है, एक D को लग रहा है बट अच्छा ठीक है, समझिए समझिए। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब गेम को समझना है थोड़ा आपको ध्यान से। तो सर हमने बात करी कितने टोटल बॉन्ड बनाने हमें? सर 4 इसके, तो 6 बॉन्ड बनाने। तो हमें कितने अनपेड चाहिए? 6। तो इसका मतलब सर पी वालों को सबको अनपेड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जिसने भी ये चीज सोची है मतलब बिल्कुल बढ़िया सोची। तो अब मैं यहाँ पे सारे पी वालों को कर देता हूँ अनपेड, तो पी वाले सारे अनपेड हो गए सर। sp3 5। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन में बताइए कौन लेगा? सर हाइब्रिडाइजेशन में sp3d आ गया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन बना ली। सर ये दोनों क्यों रहेंगे? जो लोग समझ गए वो बढ़िया बात है, क्योंकि ये कहाँ बनाएंगे? किसमें? पाई बॉन्ड में। तो आपके जो 2 ऑक्सीजन है, एक सिग्मा एक पाई बनाएंगे, तो 2 पाई हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आ जाएंगे। हो गया काम, सब कुछ संतुष्ट एकदम। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी शेप बेहतरीन तरीके से नजाकत से हमें बनानी है। मैंने पहले ही बता दिया sp3d है, तो मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब फ्लोरीन बताइए कहाँ लगाओ? सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप उसको आंख बंद करके एक्सियल पर लगा दिए। बिल्कुल सही बेटा, मजा आ गया। एक लोन पेयर है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वेटोरियल पर। अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास कोई चांस नहीं है, तो उसको इक्वेटोरियल पर ही रहना पड़ेगा। क्या इसकी शेप सबको समझ में आई? कोई ऐसा ना बना दे कि XeO2 F2, ऐसी बिल्कुल मत बना दीजिएगा गलती। आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा है, आई होप आप सभी लोग बढ़िया बना के एकदम एग्जैक्टली आएंगे। मैंने इसको समझा रखा है, रटवाया नहीं भाई, आपको बता दिया। बेंड रूल पूरा पढ़ा नहीं सकता, वो थोड़ी लिमिटेशन है कि मैं आपको पूरा बेंड रूल पढ़ाऊं, दैट इज माय लिमिटेशन। यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है, और आई डोंट थिंक सिलेबस में मैंने देखा भी नहीं उसका नाम। बट शेप जब पूछ रहे हैं तो मैंने उसका कंसेप्ट बता दिया आपको। 2-3 पॉइंट बता रखे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पर लगाइए, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर लगाइए, बस खत्म। इससे ही आपका काम हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ सोचने की भी आपको जरूरत होगी। ऐसे ही अगर जैसे आपको आ जाए ना, बाई चांस आपको आ जाए PCl3F2 दे दें ऐसे ही, तो आप क्या करेंगे भाई? कोई बात नहीं, आपको फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन को आपको लगाना है एक्सियल पर, आप बढ़िया से एक्सियल पर लगाइए, और यहाँ पर इसको इक्वेटोरियल पर लगा दीजिए। ठीक है, सेम आपका आपसे पूछ लें PCl2F3 पूछ लें, तो 2 फ्लोरीन को एक्सियल पर, एक को आपको इक्वेटोरियल पर। तो इन तरीके के स्ट्रक्चर भी आप इसी वाले कंसेप्ट से आराम से बना सकते हैं। तो XeO4 हो गया। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, शेप की बात कर ली। अच्छा शेप क्या होगी? इसकी भी होगी सीसॉ। तो सेम एज दैट ऑफ SF4 वाली इसकी शेप हो रही है सीसॉ। और क्या बताना है बस? और तो नहीं बताना कुछ? नहीं सर, सीसॉ हो गया, sp3d हो गई, और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता दी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक तो किसी को भी डाउट होगा। आई होप मजा आया होगा, सबने सीख लिया होगा। जिन्होंने नहीं सीखा एक बार जाके VSE पेयर वाला लेक्चर देखे भाई, प्रॉपर्ली सारे स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। फिर मैं बोल ही नहीं सकता, ये वाले स्ट्रक्चर भी ना आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा, उनमें आप मैंने करवा रखे हैं डिस्कस, मुझे याद नहीं है अभी, बट कहीं ना कहीं आपको उन वीडियोस में इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। अगर आप वो देख के आ जाएंगे, ये वाले तो आप आराम से बना लेंगे आराम से। उसमें IO4 नेगेटिव का मुझे याद आ रहा है, और भी इन ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रखे हैं। I3 नेगेटिव का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, हो सकता है उससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाती है ना आपकी ज्योमेट्री, तो भाई वहां से सवाल फंस सकता है, क्योंकि 2023 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया,
तो 25 में शायद दे दें, तो ध्यान रखिएगा। उसका I3 नेगेटिव हो सकता है आपका कहीं ना कहीं इस बार आ जाए, तो उसमें देखना है कि आयोडीन को कहाँ लगाना है और लोन पेयर्स को कहाँ लगाना है। सेम वहां पर भी बात करी गई थी, सेम कंसेप्ट से वो भी स्ट्रक्चर बने। तो ये था हमारे पास बढ़िया सा VACPR का सवाल। ओके, सो अब देखते हैं अपने वही वाले क्वेश्चन जैसे कि बात करी थी एलिमेंट्स वाले। तो टॉक्सिक इफेक्ट्स पीबी लेड 2 के और उसकी टॉक्सिसिटी का रीजन एंड ऑल, ये सेम क्वेश्चन मर्करी के लिए आया था इससे पिछले साल में। अभी आपके सामने लेड के लिए है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, वरना फिर बात कर लेंगे। देन यहाँ पे आप इसके बारे में और भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सब देख सकते हैं। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए, इफ आई रिमेम्बर। ये किसका है? लेड के कॉम्प्लेक्सेस आप सभी के सामने है। क्या ये लेड का इफेक्ट होता है? आई थिंक वो है। देन अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं ये सोडियम पोटेशियम पंप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी कहीं ना कहीं है। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक वगैरह रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक मेरे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिला है मुझे इसका, तो प्लीज इसको एक बार आप लोग सभी देख लीजिएगा। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे जो मिला था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में थोड़ा बहुत, वो यहीं पर मैंने छाप दिया है, स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया। तो बाकी प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में करा, इसमें भी आई होप आप सभी लोग करेंगे। आयरन के बारे में बात हो रही तो ट्रांसपोर्ट सभी को पता है, हीमोग्लोबिन से एक्सेट्रा यूज होता है। स्टोर्ड बॉडी में कहाँ होता है? ब्लड में, या एग्जैक्टली देख लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है यहाँ पर। देन एक्सपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे आपका, फ्रॉम एंटेरोसाइट इफ आई रिमेम्बर, ये आपका अच्छा एंटेरोसाइट, ओके ओके, ये हमारे पास उसके एंटेरो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन बेसिकली, एंटेरो जितना मुझे याद आ रहा है। तो आयरन किस तरीके से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रिसेंट ये तो ऐसी है। ऑक्सीडेशन एंड बाइंडिंग टू ट्रांसफर, तो ऑक्सीडेशन होती है, ट्रांसफर होता है फेरोक्सीडेस आपके सामने। आई थिंक ये एक एंजाइम होगा। देन डिलीवरी टू सेल्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ गई। आयरन का स्टोरेज जैसा कि देख सकते हैं, फेरिटीन है, हीमोसिड्रीन कहाँ स्टोर होता है? आई थिंक ये थोड़ा सा लगेगा, ओके, स्प्लीन में, बोन मैरो में, अदर टिश्यूज एटसेट्रा। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा। then यहाँ पे बात करनी है हमें मेटल आयंस की, तो डोज कर्व हमने एसेंशियल एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर में देखा ही था, वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ से शुरू होता है, ये कांस्टेंट, फिर ये। अब जो टॉक्सिक मेटल्स है उनका क्या सीन है? इनिशियली जो है उनका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। मतलब इनिशियली जो है वो टॉक्सिक जितने भी मेटल्स है ना, उन पर जो है हमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता डोज का। एक लेवल तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टॉक्सिक है, मतलब कम मात्रा में। बट एकदम से जो है उनका बढ़ के आगे चले जाता है। तो यहाँ पे अचानक जो है वो, जो ऐसे ही उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती, इनिशियली जब वेरी लेस क्वांटिटी हो, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इनकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पे, आई थिंक डोज है ना। हाँ, डोज इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कोई इफेक्ट नहीं, अचानक से आपके सामने जो है इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये होता है यहाँ पर, समझ में आ गया? तो ये आपका टॉक्सिक मेटल का थोड़ा सा हो गया। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल मेटल आयंस के बारे में लिखा हुआ है, क्या होता है, तो और डेप्थ में यहाँ पे बात करी गई है। और टॉक्सिक मेटल आयंस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है डिटेल में, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बैक कर देता हूँ आ गया है। और बाकी नोट जरूर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पर, तो इतनी चिंता होने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डोज का कर्व जो है आपका, एलिमेंट्स एंड टॉक्सिक मेटल्स का, कि कहाँ पर जे शेप्ड एटसेट्रा, डेफिशिएंसी जोन्स, ये सारी चीजें ये। और ये ग्राफ हमने डिटेल में डिस्कस करा था अपने फर्स्ट 2023 वाले लेक्चर में, तो वहां से भी आप लोग रेफर कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आप सभी को। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी चीजें जैसे कि लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। देन वी हैव कैल्शियम का रोल, जो सभी जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे ही आपका कुछ जख्म होता है, तो जैसे ही जख्म को भरना होता है, तो आपके स्कम, जिसको हिंदी लैंग्वेज में खुरंड बोलते हैं, कुछ कुछ मतलब बोला जाता होगा, आई थिंक, आई होप पता होगा आप लोगों को, जो आपका जो है वो ब्लैक ब्लैक इनिशियली रेडिश, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन सी चीज आती है, तो वो उसको बनाने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं आपका एक्टिव करता है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, देन बाइंड वगैरह करता है, तो ये कैल्शियम का काम हो जाएगा। और बाकी आपका को फैक्टर हो गया, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फैसिलिटेट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, बाइंड करता है ग्लूटा कार्बोक्सी ग्लूटामेस रेजिड्यू से, फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज में भी है। देन आपका फाइनली कॉपर के बारे में पूछा गया है, एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। एंड यही आपका है इस लेक्चर। तो इतना ही याद रखते हैं। बाकी मतलब जैसा कि आपको बताया था कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करिएगा, कोई आपके पास पीडीएफ वगैरह पड़ी तो दे दीजिएगा, मैं बच्चों तक पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मतलब डाल देंगे। बिल्कुल मदद कीजिए दूसरों की, वीडियोस को शेयर करिए, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी चीज हो, जरूर डीएम करके पूछ लीजिए। तो अब आई थिंक इतना ही था हमारे लाइफ साइंस वाले बच्चे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही अब हमारी शायद मुलाकात हो। तो बताइए मुझे ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या चीजें करने की एक्चुअल में जरूरत है, वो चीजें जरूर मैं करूंगा। और तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे देखते हैं यार, आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंगली सोचेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या किया जाए। तो मिलेंगे आपसे अब आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज।